सो एडवर्ब की वीडियोस मैं आपके पास डाल दूंगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। इसमें भी क्लोज टेस्ट में भी कम से कम 3 to 4 वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें जिनके पास word, दूसरे के लिए भी ऐसे ही 4 वर्ड, सभी को पता है। विल मॉडल वर्ब है, इसके बाद verb और राइटिंग स्टाइल समझाया यूट्यूब पे जाकर। एक एक टॉपिक से इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कराता है? इतना प्रैक्टिस ऑफलाइन में नहीं होता। पार्ट ऑफ दिस क्लास, इसका क्या मतलब है कि हम 9:30 से लेकर के हो सकता है 9:45 तक के बीच की बात कर रहे हैं। ये बिफोर नहीं है, ये शुरुआती समय है, अर्लियर। और वहीं पे जब हम 10:45 के करीब पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लेटर हो जाएगा, बाद का समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हमें रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 से 56 की बात कर रहा हूँ। ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड इन दिस सिटी, ही स्कैर्सली एवर वर्क्स हार्ड। यहां पे भी हम एवर का इस्तेमाल करेंगे। ही 44 में कौन सा ऑप्शन लगाना होगा भाई? मनी ही के पहले नहीं लगाना है तो हार्डली तक तो ठीक है, मनी से पहले सब छूटा हुआ है तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे विनीत। नथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड इन दिस सिटी, यहां पे देखो एवर शब्द लगाना पड़ेगा आपको। नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड इन दिस सिटी, इस तरह का इस शहर में कभी कुछ नहीं हुआ। सो नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड। आप अगर वही बात कि आप न्यूज़ सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं तो ये सारी दिक्कतें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड इन दिस सिटी, ही स्कैर्सली एवर वर्क्स हार्ड। यहां पे भी हम एवर का इस्तेमाल करेंगे, ही स्कैर्सली एवर वर्क्स हार्ड। 45 में स्कैर्सली के बाद एवर लगा लीजिए, और 46 में भी नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड इन दिस सिटी, सो यू नीड नॉट बॉदर मच अबाउट इट। आई सिंपली वांट टू नो इफ यू हैव बीन टू अ फॉरेन कंट्री बिफोर, इफ यू हैव एवर बीन, इफ यू हैव एवर बीन। यहां पे भी एवर लगाना है। देखो एवर वाले सारे केसेस हम लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ यू हैव एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री बिफोर। नरेशन के टॉपिक में आप देखोगे ये इफ का इस्तेमाल, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट नरेशन में ये बात कही जा रही है। तो इफ जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तभी हम कर रहे होते हैं बीच में, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो इफ आ जाता है बीच में। सो इफ यू हैव एवर बीन टू अ फॉरेन कंट्री बिफोर, तो अगर कभी भी रहे हो किसी विदेशी धरती पे, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई अर्लियर, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई अर्लियर, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट द लाइफ इन द सिटी। अब आई हैव नेवर बीन टू मुंबई अर्लियर का यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ बिफोर आ जाएगा। अब 47 में देखो वहाँ पे एवर गायब था, बिफोर लगा है, यहाँ पे एवर की जगह नेवर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में है। लेकिन यहाँ पे अर्लियर नहीं, अर्लियर तो टाइम में जल्दी के लिए, एडजेक्टिव की क्लास में आपने पढ़ा, राइट। अर्लियर और फॉर्मर, अर्लियर टाइम, लेटर देर में, अर्लियर जल्दी। तो यहाँ पे हम उसकी बात बिफोर यहाँ पे लगेगा कि आई हैव नेवर बीन टू मुंबई बिफोर, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट द लाइफ इन दिस सिटी। इट वाज 10 years before that I met her first and we also had lunch together in a restaurant। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? He lived with me 5 months before। He lived with me 5 months ago, not 5 months before. He lived with me 5 months ago, but these days he is living with his fiance। वो मेरे साथ 5 महीने पहले रहा, बट इन दिनों वह अपनी मंगेतर के साथ रह रहा है। अब देखो यहाँ बिफोर की जगह पे हमने अगो का इस्तेमाल किया है। टेंस में भी इसका जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं हमें। तो आप मोटे तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे ही लिव्ड विद का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें हम प्रेफरेबली अगो का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप बिफोर की जगह पे अगो लगाओगे। ही लिव्ड मी 5 months अगो, बट दीज डेज। बिफोर का देखो, जब एडवर्ब के तौर पे आप बिफोर का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि भाई अभी से पहले की बात है, राइट, जस्ट। और अगर अर्लियर की आप बात करते हैं तो उसका मतलब कि किसी भी टाइम लाइन का बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। तो ये दोनों चीज़ों आपको समझनी है। अर्लियर और बिफोर में भी आपको कंफ्यूज किया गया, अर्लियर बिफोर और अगो 3 वर्ड है यहाँ पे। तो बिफोर की बात जब भी आप करोगे तो इसका क्या मतलब होता है? बिफोर पहले होता है, इसका सेंस तो जानते ही हैं आप। तो जो टाइम इस समय से पहले की बात है। लेकिन अर्लियर का क्या मतलब है कि अर्लियर जैसे मान लो हमने क्लास 9:30 बजे शुरू करी, 9:30 से लेकर के हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 10:45 तक है। तो इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस क्लास, इसका क्या मतलब है कि हम 9:30 से लेकर के हो सकता है 9:45 तक के बीच की बात कर रहे हैं। ये बिफोर नहीं है, ये शुरुआती समय है, अर्लियर। और वहीं पे जब हम 10:45 के करीब पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लेटर हो जाएगा, बाद का समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हमें रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 से 56।
संजू पूछ रहे हैं 49 में कैन नॉट एंड हार्डली दोनों नेगेटिव है तो सेंटेंस में आ सकते हैं क्या? चलिए अभी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप। अच्छा 44, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रीट फ्रॉम हिम बिकॉज ही हैज हार्डली। संजू का बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है और ये रट्टाफिकेशन में दिक्कत यही आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन बाकी लोगों को भी हो सकती है, तो समझ लो इस बात को। देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रीट फ्रॉम हिम बिकॉज ही हैज हार्डली। अब इन्होंने उस बात को ध्यान में रखा है कि भाई हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, नथिंग, ये सब जो शब्दों में नेगेटिविटी ऑलरेडी है, उनके साथ कोई और नॉट वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। लेकिन संजू आप जरा आंखें खोल के देखो, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्लॉज हैं, ये दोनों अलग अलग क्लॉज हैं और क्लॉज अपने आप में सेंटेंस ही होते हैं। तो आपका बिकॉज जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं इनको, बिकॉज कंजंक्शन है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रीट फ्रॉम हिम। अगर हार्डली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रीट फ्रॉम हिम उसमें लिखा होता तो दिक्कत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज के बाद दूसरा क्लॉज आ गया, ही हैज हार्डली एनी मनी ऑन हिम, तो दोनों सेपरेट हैं, वो एक साथ नहीं है, तो वो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसलिए शुरुआत में आपको क्लॉज पढ़ाया था कि ये बड़ा सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस में डेफिनेटली हमें क्लॉज हम कहेंगे उनको। जब सिर्फ सिंपल सा एक सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस की बात है वो कि भाई आप वहाँ पे जो भी देखो हमने एग्जांपल लिए तो सब सिंपल सेंटेंस के लिए थे। अब आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, अब मैं कहूँ आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि डू नॉट भी बोल दिया उसी में और नथिंग भी बोल दिया, लेकिन ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, तब मुझे कहना पड़ेगा आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम। संजू आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और चलिए अब हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं 51 की। बिफोर मैन लिव्ड इन अ केव एंड एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स फॉर व्हिच दे हैड टू हंट अ फॉरेस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो बिफोर मैन लिव्ड इन अ केव एंड एट द फ्लेश, अब बिफोर का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है जो हमने बात करी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई निश्चित टाइम लाइन आप बता रहे हैं और उसके जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। हम इंसानी समय, मतलब इंसान जब से धरती पर रह रहा है उस टाइम लाइन की बात कर रहे हैं और फिर उस टाइम लाइन के शुरुआती समय की बात कर रहे हैं। तो शुरुआती समय के लिए हम अर्लियर लगाएंगे, बिफोर तो पहले होगा, तो यहाँ पे भी अर्लियर आ जाएगा। अर्लियर मैन लिव्ड इन अ केव एंड एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। अच्छा, जो इंसानों का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं एक वर्ड में? व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश? आंसर मी। वेरी गुड पंकज, कैनिबल। नवीन भी सही है, हिमांशु, लाला सभी सही, याद रखना बहुत आता है ये। और जो ये प्रथा है दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। दीपक हीर कार्निवोरस हीरो, और कौन बोला है कार्निवोरस शिव? देखो कार्निवोरस तो आपका सिंपल सा वर्ड है, कार्न का मतलब मांस होता है, वो का मतलब खाना, जो मांसाहारी है उसे आप कार्निवोरस कह लेते हैं। बट यहाँ हम ह्यूमन फ्लेश की बात कर रहे हैं और वो कैनिबलिज्म है। जैसे युगांडा का दादा एमीन जो डिक्टेटर हुआ करता था वो कैनिबल था, उसके बारे में बड़ी कहानियां प्रचलित है। एनीवे, आई थिंक यू हैव रेड दिस बुक अर्लियर देयरफॉर यू नो अ लॉट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट गिमिक। अब यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर। हाँ जी, आई थिंक यू हैव रेड दिस बुक बिफोर। मुझे लगता है यहाँ पे बिफोर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि भाई जिस समय हम मिल रहे हैं उस समय से पहले। I think you have read this book before, therefore you know a lot about this concept of the market gimmick. अच्छा, gimmick शब्द का क्या मतलब होता है? What do you understand by the term gimmick? हम कहते हैं this is nothing but a political gimmick या this is nothing but a marketing gimmick। अब जैसे पीछे छपाक फिल्म के रिलीज के समय जब दीपिका पादुकोण आपके यूनिवर्सिटी पहुंची, जेएनयू पहुंची, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दिस इज नथिंग बट अ मार्केटिंग गिमिक, कि इसी बहाने कम से कम ये घटना प्रचलन में थोड़ी सी आएगी, न्यूज़ में आएगी, तो फिल्म को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगा। तो इन तरह की एक्टिविटीज ये एक्टर्स जो हैं ये मार्केटिंग गिमिक के लिए करते हैं, अपनी फिल्म को मार्केट करने के लिए, लोग जान जाए उसी चक्कर में। तो गिमिक वही है। यहाँ पे हमने अर्लियर को रिप्लेस कर लिया बिफोर। आई थिंक बिफोर और अर्लियर सबको क्लियर हो गया ना? बिफोर और अर्लियर का डिफरेंस आई होप सभी को क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? मुझे बताना पड़ेगा अभी। चलो एक मैप के सहारे मैं समझाई देता हूं क्योंकि लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं आप। देखो जैसे ये हमारा 9:30 और मैंने क्या बताया 10:45। अब इधर का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये बिफोर है, बिफोर। लेकिन अर्लियर जो आएगा वो कहां पे आएगा? ये अर्लियर, ये अर्लियर है। तो किसी भी जब जब एक टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है, हम इस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, जब इस टाइमलाइन की शुरुआती समय की आप बात करेंगे तो वो अर्लियर है और बाद वाला जो है वो लेटर आ जाता है, लेटर पार्ट ऑफ द दूसरा वाला पार्ट। और बिफोर जो है उस टाइमलाइन से पहले की बात है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। बिफोर जो है ये इधर आ गया, ये बिफोर है। तो उस समय से पहले की बात, उस समय अवधि, ये देखो ये समय अवधि, इससे पहले होगा तो ये बिफोर हो जाएगा। लेकिन अर्लियर क्या हो गया? वो समय अवधि के अंदर के की बात है और उस समय अवधि के शुरुआती काल की बात है। ये फर्क होता है इन दोनों में। आइए अब दोबारा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला है आई एम शॉक्ड टू नो दैट ही टोल्ड यू दैट हिज फादर अलोंग विद हिज वाइफ हैड कमिटेड सुसाइड 6 इयर्स अगो। अब देखो यहां पे आपको अगो की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? बिफोर। अब 49 क्वेश्चन अभी बाल पूछ रहे थे, उसमें भी वही पॉइंट था। तो देखो बिफोर और अगो इन दोनों का मतलब क्या है? पहले ही होता है जो भी हम बात कर रहे थे। लेकिन जो अगो का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और जनरली हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। और बिफोर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और बिफोर जरूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें टिपिकली। तो इसको आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, मैंने ये गाना पहले सुन रखा है, यानी जिस समय हम मिले वो एक पॉइंट था और उससे पहले की बात है। तो ये फर्क आ जाएगा यहाँ पे। अगो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम और बिफोर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने वहां 9:30 क्या है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात है कि उससे पहले की बात, और अगो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आई एम शॉक्ड टू नो दैट ही टोल्ड यू दैट हिज फादर अलॉन्ग विद हिज वाइफ, कि उसके पिता अपनी पत्नी के साथ 6 साल पहले सुसाइड कर लिया था। राइट? तो यहाँ पे आपको बिफोर लगाना है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन से पहले की बात हो रही है।
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट टू कम सो लेटली बिकॉज द न्यू बॉस इज नोटिसिंग योर चेक इन एंड चेक आउट एवरी डे। तो यहाँ पे कम सो लेट हो जाएगा, आपको पहले भी चर्चा हो गई है, देर के लिए आप कहते हैं लेट, और लेटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में, रिसेंटली। जैसे आप कहें कि भाई आई हैवंट रेड एनी बुक लेटली, या ऑफ लेट, या रिसेंटली, तो ये सब जो है मैंने हाल फिलहाल में कोई किताब नहीं पढ़ी है। द रीजन फॉर हिज नॉट बीइंग सेलेक्टेड इज दैट ही रिपोर्टेड लेटली, अगेन सेम प्रॉब्लम, ही रिपोर्टेड लेट। लगातार क्वेश्चन की ये चीजें पक्की हो जाए दिमाग में कि किन किन एरिया से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, लेट, लेटली, अर्लियर, बिफोर, बिफोर, अगो। बिफोर अगो पे चर्चा फिर हम अगली क्लास जो टेंस की होगी हमारे ग्रामर में मंडे को, उनमें करेंगे फिर। और लास्ट क्वेश्चन, द ही शी हैज सीन दिस मूवी लेटली एंड इज गोइंग टू वॉच इट अगेन विद हर फ्रेंड्स दिस इवनिंग। अब देखो यहाँ लेटली हमें लगेगा कि ठीक है भाई रिसेंटली, लेकिन अब लेटली और रिसेंटली में भी थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है। तो यहाँ पे पहली बात तो 55 में क्लियर हो गया, लेटली की जगह पे लेट, और 56 में लेटली की जगह पे रिसेंटली। लेटली और रिसेंटली में जो फर्क है वो क्या है, जैसे भी हमने एनी और सम की बात करी थी, लगभग कुछ इसी तरह का मामला है कि लेटली का प्रयोग जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में हम करते हैं, और रिसेंटली का प्रयोग जो है वो जनरली जो है पॉजिटिव सेंस में हो जाता है। तो यहाँ पे उसने फिल्म देखी है, जैसे मैंने अभी बात करी कि आई हैवंट रेड एनी बुक लेटली, तो यहाँ लेटली ठीक है क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस की बात है कि हाल फिलहाल मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उसने ये पिक्चर अभी रिसेंटली देखी है, तो लेटली की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसेंटली। तो पॉजिटिव सेंस में रिसेंटली इसको नोट कर लेना, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम लेटली का प्रयोग करते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं 57 to 62। येट अभी तक हम इसे फॉरवर्ड नहीं कर पाए हैं। तो अगेन यहाँ पे लेटली की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, रिसेंटली। पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा बिल्कुल वही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो आई हैव बी रिसीव दिस मैसेज, यहाँ पे लेटली की जगह पे रिसेंटली कर लोगे। टिल लेटली वी बिलीव दैट इट वाज द आर्यंस हु फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रेल्म हियर। तो टिल लेटली नहीं, टिल रिसेंटली, टिल रिसेंटली यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम। टिल लेटली वैसे भी ये कॉलोकेशन इस्तेमाल ही नहीं होता, टिल रिसेंटली होता है, यानी अभी तक लगभग हम यही बिलीव कर रहे थे कि आर्यंस ने भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑफ लेट नॉट ओनली पीपल लिविंग इन इंडिया बट आल्सो दोज लिविंग इन अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इकोनॉमिक स्लोडाउन। यहाँ पे वही चीज़ मैंने भी कहा कि ऑफ लेट भी लग जाता है लेटली की जगह पे, तो ऑफ लेट की स्पेलिंग बस गलत है यहाँ पे। ऑफ लेट में ओ डबल एफ नहीं होता, वो सिंगल एफ होता है, ऑफ लेट। तो ऑफ लेट का मतलब भी हाल फिलहाल में। आई हैव मेट हर एज लेटली एज लास्ट मंथ एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू हर एवर सिंस आई मेट हर। ऑफ लेट सभी क्लियर हो गया ना, OFLATE। ऑफ लेट का मतलब दीज डेज, नाउ डेज, आजकल। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एज लेटली, एज जो लिखा हुआ है उसके साथ हम टिपिकली क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। सो आई हैव मेट नहीं, आई मेट हर, आई मेट हर एज लेटली एज लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ भी लगाए, आप बचपन में टेंस में चैप्टर में पढ़ी रहे हो कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, अ डे अगो, अ वीक अगो। तो इन सभी केसेस में हम टिपिकली किसके साथ जाते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आई मेट हर एज लेटली एज लास्ट मंथ, हैव को हटा दीजिए, एज लेटली एज एक्सप्रेशन जब इस्तेमाल होता है तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। एंड आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग टू हर एवर सिंस, और मैं तभी से उससे बात कर रहा हूँ जब से हमारी मुलाकात हुई, पिछले महीने से। द ट्रेन इज रनिंग लेटली, ट्रेन इज रनिंग लेट, साफ समझ आ रहा है। एंड माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड जस्ट नाउ एंड दे आर गेटिंग रेडी फॉर द शो इन द ग्रीन रूम। My friends have arrived just now and they are getting ready for the show in the green room. तो यहाँ पे जस्ट और जस्ट नाउ के बीच का थोड़ा सा फर्क है। जब आप जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जस्ट नाउ का प्रयोग करते हैं तो हम टिपिकली किसके साथ जाते हैं, सिंपल पास्ट। और जब हम सिर्फ जस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाते हैं। यहाँ लिखा है माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड जस्ट नाउ, तो हैव अराइव्ड यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि जस्ट नाउ के साथ क्या कहा मैंने, जस्ट नाउ के साथ आप लगाएंगे सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड अराइव्ड जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है एट दिस मोमेंट, राइट। ये एक मतलब इसका हो गया, जबकि जस्ट का मतलब होता है मोमेंट अगो, जस्ट थोड़ी देर पहले। मोमेंट की शुद्ध हिंदी क्षण होती है ना, तो जस्ट का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और जस्ट नाउ का प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट में। अगले क्वेश्चंस, जस्ट नाउ के साथ हम वैसे सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ जस्ट नाउ के साथ पास्ट इंडेफिनिट किया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसका इस्तेमाल कब करते हो, जस्ट नाउ का। जैसे कहा जाए कि भाई यू आर ओनली टू बिजी जस्ट नाउ, अब यहाँ मैंने यू आर कह लिया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया क्योंकि मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, एट दिस मोमेंट, ये जब मतलब हो गया उसका, एट दिस मोमेंट। और वहीं पे जब हमने पास्ट का इस्तेमाल किया कि भाई यू गेव मी अ कॉल जस्ट नाउ, तो इसका क्या मतलब है कि बस थोड़े से मोमेंट से पहले, थोड़ा सा पहले, तो थोड़ा सा पहले वाला जब सेंस आए तो पास्ट इंडेफिनिट दे दो, उसी मोमेंट की बात आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दो। किसके साथ भाई, जस्ट नाउ के साथ, और टिपिकली जस्ट के साथ परफेक्ट था।
कंसर्न। अभी जो बताया जस्ट और जस्ट नाउ, बिल्कुल उसी का कॉन्सेप्ट। जस्ट के साथ आप परफेक्ट लगाएंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा तो ही हैज जस्ट सेड कर लो, ये पार्ट में एरर था। उसने जस्ट अभी कहा है कि वो काम कर चुका था पहले ही। एवरीबडी नोज दैट इट सेल्डम आर एवर। देखो एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे जो डिस्कस किया था, सेल्डम आर नेवर। द हिंदू सेल्डम इफ नेवर, फिर वही कॉन्सेप्ट, सेल्डम इफ के साथ एवर आ जाएगा। सेल्डम आर नेवर या सेल्डम इफ एवर, दोनों का सेम मतलब है। तो द हिंदू सेल्डम इफ एवर विजिट दिस टेंपल बिकॉज इट इज कंट्रोवर्शियल साइट एंड देयर बिलीव दैट इज एक्चुअली अ मॉस्क। He managed to work early, but it has not been done so properly as expected. He managed to work early, but it has not been done. Early की जगह पे यहाँ पे quickly किया जाएगा, गलत शब्द का प्रयोग है adverb के तौर पे। तो he managed to work quickly, but it has not been done so properly as expected. लेकिन जैसा expect किया गया था उतने proper तरीके से नहीं हुआ। All the people who have been invited to the party are expected to arrive early. Earlier, not early. यहाँ पे ऑल द पीपल हु हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू अराइव अर्लियर। यानी जिस समय, जो स्टिपुलेटेड टाइम, जो निर्धारित समय था, उससे थोड़ा पहले आएंगे, तो अर्लियर, जल्दी आएंगे उससे। अर्ली नहीं, यहाँ पे हमें कंपैरेटिव एडवर्ब चाहिए। कंपैरेटिव एडवर्ब हो गया अर्लियर। और 68 में कह रहा था मीटिंग स्टार्टेड अ बिट सूनर, अ बिट अर्लियर, अ बिट सूनर नहीं, अ बिट अर्लियर। द मीटिंग स्टार्टेड अ बिट अर्लियर। अभी सूनर अर्ली को भी ज्ञान देता हूँ थोड़ा, आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे अ बिट अर्लियर, देयरफॉर मेनी ऑफ अस कुड नॉट हियर द इनॉग्रल स्पीच डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन। चलिए लास्ट सेट आपकी आंखों के सामने, 2 मिनट लीजिए समय और फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यू आर सपोज टू बी हियर अर्लियर टुडे बिकॉज इट इज यू हु हैव टू मैनेज एवरीथिंग एट द रिसेप्शन पार्टी। अर्ली और सून का जरा डिफरेंस समझ लें आप। देखो सून का भी वही मामला है कि जैसे किसी भी चीज को शुरू करने में एकदम शुरुआत करने के तुरंत बाद का जो टाइम है, शुरुआत करने के तुरंत बाद का जो टाइम है, और जबकि अर्ली जब अगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो वो नियत, जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है, नियत समय जिसे कहते हैं हम, उससे जल्दी की बात है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, राइट। सो द मीटिंग स्टार्टेड अ बिट सूनर लिखा था, तो वहां पे हमने क्या किया, बिट अर्लियर। सूनर तो तब होगा जैसे मान लो 10 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, और सून का इस्तेमाल हम तुरंत क्या करेंगे, 10:02 पे, वो सून है, जस्ट उसके तुरंत बाद। लेकिन अर्ली जो है वो पहले की बात हो गई, 10 बजे शुरू होनी थी लेकिन 9:55 पे शुरू हो गई, तो बिट अर्लियर, जल्दी। यहाँ सॉरी अर्लियर कह रहा हूँ, यहाँ पे वही है कि भाई आप जब इस्तेमाल कर रहे हो, अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है अर्लियर और बिफोर में भी। जैसे जो अभी हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था, वहाँ बिफोर के साथ अर्लियर का जो कंपैरिजन था वो हम देख रहे थे। यहाँ हम सून और अर्ली के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। तो उस समय अर्ली जो है वो नियत जो समय है आपका, स्टिपुलेटेड टाइम है, उससे पहले की बात, और सून जो है वो स्टार्टिंग के जस्ट बाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अर्ली का इस्तेमाल आप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम अर्ली समर की बात करेंगे, शुरुआती बिल्कुल, जब अर्ली समर अगर आप कह रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे अर्ली एडजेक्टिव है, एंड यू अराइव्ड प्रीटी अर्ली, तो अब यहाँ पे आप क्या है कि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। अर्ली का प्रीटी जो है एडवर्ब डिग्री हो गया, अर्ली जो है वो समय की बात कर रहा है, तो ये फर्क आ जाएगा। So you are supposed to be here earlier today. क्या करेंगे हम यहाँ पे? Early. What I do not like about you is that you leave the office quickly after it is 7 p.m. यहाँ पे अब एक तो क्विकली आफ्टर बकवास है, क्विक आफ्टर होना चाहिए, लेकिन क्विक आफ्टर और क्विकली आफ्टर दोनों गलत होंगे। सून आफ्टर होगा, सून आफ्टर इट इज 5 p.m. देखो सून और उसका फर्क आपको दिख रहा है, जब जैसे ही 5 बजते हैं तुरंत तुम ऑफिस छोड़ दो, तो 5:01 हुआ नहीं तो तुम छोड़ दोगे ऑफिस, तो क्विकली आफ्टर की जगह पे सून आफ्टर लिखेंगे। अगले में देखें, द ट्रेन वाज अबाउट टू मूव अवे सो आई सून गॉट इनटू, आई क्विकली गॉट इनटू, सून नहीं, आई क्विकली। तो यहाँ पे सून जो है वो तो भाई समय शुरू होने के जस्ट तुरंत बाद की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि मूव करने वाली थी ट्रेन, तो क्विकली गॉट इनटू, तो सून को क्विकली से रिप्लेस कर लीजिए। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 2.5 an hour सिटिंग आइडल हियर, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू एनी मोर। यहाँ पे आप लगाएंगे एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर। अब एनी मोर और एनी लॉन्गर का भी फर्क समझ लो आप, एनी मोर और एनी लॉन्गर का भी फर्क समझ लो। एनी मोर जो वर्ड है इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी नंबर या क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना। एनी मोर तो आपको पता है मच की कंपैरेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट, और मीनिंग का भी मेनी मोर मोस्ट, राइट। तो मोर तो क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए आता है, तो एनी मोर क्वांटिटी और नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि समय के लिए अगर आपको बात करनी है तो आप एनी लॉन्गर की बात करते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात है। तो सेंटेंस में क्या लिखा है कि भाई नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू एनी लॉन्गर, यहाँ समय अवधि की बात है, ना कि नंबर की बात है या क्वांटिटी की बात है। इट वाज मोर देन 6 o'clock इन द इवनिंग सो आई क्विकली रोट द आर्टिकल्स एंड सेंट देम टू माय बॉस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इट वाज मोर देन 6 o'clock इन द इवनिंग सो आई क्विकली wrote the articles. Firstly, he should think over the meaning of the words and then use them. First, यहाँ first आएगा ना कि firstly। अब first और firstly ये भी हमें बड़ा परेशान करता है, ये भी आप समझ लो कि इसका क्या मतलब है।
जब हम किसी सीरीज की बात करते हैं, मतलब कोई सपोज सीरीज ऑफ फैक्ट्स हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, तो उनमें आप बात करते हो फसली का, राइट। सीरीज में से तो सबसे पहला होगा कि भाई ये फर्स्टली है, ये सेकंडली है, थर्डली है, इस तरीके से। तो एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में हम फसली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एट फर्स्ट या फर्स्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो चीज मैं पहले करूंगा और उसके बाद फिर ये करूंगा, तो पहले ये होगा देन मैं वो करूंगा। तो सीरीज में फसली, और बिना सीरीज के जो आप पहले की बात करें तो वहां फर्स्ट आप लगाएंगे। तो यहाँ पे भी बिना सीरीज वाली बात है कि फर्स्ट ही शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। पहले सबसे पहले उसे उन शब्दों के अर्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और फिर उनको यूज करना चाहिए। तो वही बात की देन यहाँ पे देखो लगा हुआ है, देन के साथ फर्स्ट, पहले ये होगा तब ये होगा, क्योंकि फर्स्टली मैंने बता दिया सीक्वेंस और सीरीज, फर्स्टली सेकंडली थर्डली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन को सिखा के जा रहा है, अच्छे क्वेश्चन फिल्टर करके दिए गए हैं, ध्यान रखें। और द टेक्नीशियन रिमाइंडेड हिम ऑफ हैविंग अ थॉरोली क्लीनिंग, हैविंग अ थॉरो क्लीनिंग। थॉरली शब्द यहाँ पे जो है वो एडवर्ब है, हमें एडवर्ब नहीं, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्लीनिंग यहाँ पे जिरंड है, आप देखो अ लगा हुआ है, और किसके साथ लगता है, नाउन के साथ, और जिरंड वर्बल नाउन इक्विवेलेंट। तो रिमाइंडेड हिम ऑफ हैविंग अ थॉरो क्लीनिंग, नाउन को, जिरंड को हमें एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। बालकिशोर 49 बता दिया मैंने, पास्ट टेंस में हम टिपिकली किसके साथ जाते हैं, आगो के साथ जाते हैं, बिफोर के साथ नहीं जाते, राइट। तो यहाँ पे हम इट वाज 10 years ago that I met her, तो आई मेट हर यहाँ पे अगो आएगा, बिफोर का इस्तेमाल नहीं होगा। आई हैव सीन हिम बिफोर, बिफोर प्रेफरेबली हम देख रहे होते हैं परफेक्ट टेंस में। चलिए, तो दिस कंक्लूड्स द एडवर्ब। अच्छा कि आपने कह दिया था, कल के साथ डिस्कस कर लीजिएगा क्लास में, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ आई, नई नई बातें यहाँ पे। हिमांशु पूछ रहे हैं सर, विद रिस्पेक्ट आप बता सकते हैं कि अभी कितनी क्लासेस बची हैं, रफ आइडिया सर। हिमांशु मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जो हैं वो 15 फरवरी तक, 14 फरवरी तक पूरी हो जाएं, राइट। और उसी के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब जब से ये बैच नंबर 10 से शुरुआत हुई है, आप 13 है, इन दोनों बैचेस में मैंने बहुत मतलब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एडवर्ब के हमने इतने क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस किए और साथ में बोर्ड पे किए, 100 से ऊपर क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपसे पहले वाले बैचेस में ये करीब 50 के करीब क्वेश्चन होते थे। तो पहले जो बैच का ड्यूरेशन होता था वो करीब 70 घंटों में लगभग पूरा हो जा रहा था, 70 से 75 घंटे, 80 घंटे तक पूरा हो रहा था। लेकिन आपका बैच जो है इतना पढ़ने के साथ अब ये 100 घंटे से ऊपर का बैच बन रहा है, क्योंकि इंग्लिश स्पेशल है, इसमें हम लगभग सब कुछ कवर करते हैं। लेकिन उसका तरीका जो मैंने अपनाया है आपके लिए अभी कि ये दोनों टॉपिक जो है आपके क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने कहा कि 15-16 घंटे के टॉपिक है, लेकिन अगले 4 दिनों में आपके पास पूरे हो जाएंगे। तो आपको बस उनको देखना है और अपने नोट्स देखने हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इन पे पूरी कमांड हो जाएगी। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते हम 10 शुरू करेंगे, तो 10 का टॉपिक पूरा कर लेंगे हम 5 दिनों में। और फिर क्या करूंगा मैं, वीकेंड में आपको पैराजम्बल्स दे दूंगा। पैराजम्बल का ज्ञान वैसे भी आपने फ्री में बहुत देखा है मेरे साथ, मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है। जब आप देखते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बैच आता है तो भी है, तो पैराजम्बल आपने पहले भी देखा होगा, उसकी फ्री वीडियोस भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। लेकिन भाई मेरा फर्ज है, तो मैं आपको यहाँ पे जो वीडियोस हैं उनको डाल दूंगा। तो सैटरडे संडे में, अगले सैटरडे संडे में आप पैराजम्बल भी कर लेंगे। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, क्योंकि देखो सीजीएल प्री में भी क्लोज टेस्ट 10 नंबर और पैराजम्बल 4 नंबर, 50 में 14 नंबर, तो यही दो टॉपिक हैं आपके, और फिलर का 2 क्वेश्चन 18 नंबर हो गए। तो इनसे आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे और ग्रामर हमारी पैरेलल चलेगी। तो इस प्लानिंग से हम इसको पूरा कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को हम शुरू करेंगे 10, और यहाँ पे आपको पहले क्लोज टेस्ट के वीडियोस और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस मिलेंगे, और इस तरीके से हमारे बैच की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं संजू, मैं कंप्लीट बैच अपलोड थोड़ी कर सकता हूँ भाई, आपने लाइव क्लास पढ़ने के लिए फीस दी है ना, अपलोड करने के लिए थोड़ी दी है। तो जो जहाँ पे मतलब आपको सुनना है, अब आरसी में आपको सुनना ही है, तो उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ग्रामर में मुझे आपकी जरूरत है ना, तो ग्रामर का टॉपिक मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको। कॉम्प्रिहेंशन का जो ये टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम हमारे आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपकी सहूलियत के लिए इनको अपलोड करा दूंगा, क्योंकि उसमें समझना है, आपको सुनना है, समझना है किस तरीके से ऑप्शंस को चूज करना है, ये सीखेंगे आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को, मिलते हैं भाई मंडे को। और वो